मैं चाहूंगा पढ़ना पढ़ाकर अध्यक्ष जी हमारे सबसे स्वागत आप बैठते ही हैं। पिछले कई वर्षों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मीडिया में उसकी बात रखने के लिए सुनील शर्मा साहब ने हमेशा, मैं कह सकता हूँ कि प्रथम स्थान पे काम किया है। मैं चाहूँगा कि आपको राजनीति के बीच में ज़्यादा नहीं रहूँ। कल आप जोधपुर में पाली थे, रात्रि प्रवास आपने उदयपुर में किया, रात सवेरे श्रीनाथ जी के दर्शन कर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी से आशीर्वाद लेकर, मामले में पुष्प डांगी से मिलकर उदयपुर में आपके सर हो रहे हैं। उसके पश्चात आप यहाँ से जयपुर प्रस्थान आदरणीय आलोक जी शर्मा, तमाम कांग्रेस के संभाग के और जिले के पदाधिकारीगण और आज मुख्य भूमिका निभाने वाले पंकज शर्मा जी, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि चुनाव की बेला है और एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप लोगों को बुलाया गया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के जितने भी आप पहरेदार हैं, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस हॉल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, चुनाव प्रचार का भी एक लगभग अंतिम दौर शुरू हो गया है। अभी मैं मध्य प्रदेश भी रहा, छत्तीसगढ़ भी रहा। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता को मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा कि भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी दोनों राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। पिछले लगभग 3-4 महीने में मेरा चौथा ट्रिप आप लोगों के बीच में इस संभाग में हुआ, चाहे वो बांसवाड़ा गए, चाहे मानगढ़ गए, और जो 2-3 बार कॉन्फ्रेंस में आपसे भी मुखातिब होने का मौका मिला। तो यहाँ की भी नब्ज पहले भी एक अंदाजा लगा, और पिछले 5-6 दिनों से मैं जिस तरह से कोटा से शुरू हुआ, कोटा, बूंदी, टोंक, जयपुर, फिर भरतपुर, फिर अलवर, जयपुर ग्रामीण, फिर सीकर, और कल जोधपुर सुबह सौभाग्य मिला वहां की कचौड़ी खाने का। उसके बाद पाली, आज सुबह नाथद्वारा, और अभी आप लोगों के बीच में आने का एक सौभाग्य मिला। लगभग 10-12 जिलों को देखकर और यहाँ के पूरी नब्ज को देखने के बाद जनता का आशीर्वाद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। और इसका जो मुख्य कारण है, वो मुख्य कारण है कि हमने जिस तरह से 5 वर्षों में जिस नीति और जिस इरादे के साथ इस सरकार को चलाया, जो तमाम योजनाएं हमने प्रदेश भर में चलाई, जिस तरह से महंगाई की मार को कम करने के लिए तमाम योजनाएं हम लेकर आए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से 25 लाख का चाहे वो बीमा योजना हो, चाहे 10 लाख का बीमा योजना हो, और चाहे हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे विभिन्न क्षेत्रों में नर्सिंग कॉलेज की बात हो, चाहे सैकड़ों सामान्य कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे 100 के करीब महिला कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे अंग्रेजी विद्यालय खोलने की बात रही हो, 500 रुपए के सिलेंडर की बात रही हो, हमने हर दिशा में जिस तरह से 5 वर्षों तक इस सरकार ने कार्य किया, आज उसी का नतीजा है कि माननीय अशोक गहलोत जी जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं, जहां पर भी रैली कर रहे हैं, एक भारी हुजूम उनके स्वागत के लिए उमड़ रहा है। अभी हमारा सकारात्मक एजेंडा, हम पॉजिटिव एजेंडे के साथ राजस्थान की जनता के बीच में जा रहे हैं, और पॉजिटिव एजेंडे के साथ ही जो अगला कदम है हमारा, वो आप लोगों ने भी देखा
कि हमारी जो ये 7 गारंटियां हैं, हम इन 7 गारंटी के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता आकलन करे। हमने 5 वर्षों तक जो काम किया, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हमने 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी और लगभग 2 लाख के करीब सरकारी नौकरियां पाइपलाइन में हैं। हमने किस तरह से जीडीपी ग्रोथ रेट जो 3.25-3.5% के बीच में थी, उसको हम 11% से ऊपर लेकर गए। किस तरह से तमाम योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे तमाम और चीजें रही हों, हमने सर्वांगीण विकास करने का राजस्थान का काम किया और राजस्थान प्रदेश को आज एक मॉडल प्रदेश के तौर पर पूरे देश के सामने रखा। किस तरह से कोरोना काल में भीलवाड़ा मॉडल, किस तरह से वहां पर भीलवाड़ा में दवाइयां पहुंचाई गई और तमाम चीजें की गई, ये पूरे देश ने देखा और भीलवाड़ा मॉडल भी एक चर्चा का विषय रहा। लंपी पूरे उत्तर भारत में एक महामारी के तौर पर आई, लेकिन राजस्थान अकेला एक राज्य था जिस राज्य ने लंपी वायरस से निपटने के लिए उस समय पर, चाहे वो गॉटपॉक्स का इंजेक्शन रहा हो और चाहे बाद में 40,000 के मुआवजे की बात रही हो, अगर किसी ने काम किया तो वो पूरी तरह से राजस्थान की सरकार थी। ना हरियाणा ने किया, ना पंजाब ने किया, ना मध्य प्रदेश ने किया। तरह से लाखों लोगों का भला हुआ, लाखों लोगों को उस योजना का बेनिफिट मिला, फायदा मिला। ये किसी से छुपा हुआ नहीं और उसी का नतीजा है, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हो, चाहे अच्छी शिक्षा हो, कि राजस्थान आज दूध के उत्पादन में भी नंबर 1 हिंदुस्तान में हो गया। जबकि एक शुष्क प्रदेश है, ड्राईलैंड एरिया है, बारिश की बहुत बड़े क्षेत्र में कमी है, उसके बावजूद दूध उत्पादन में पूरी तरह से जो मुआवजा दिया गया, जो सब्सिडी दी गई, 5 रुपए से लेकर कई जगह पर ज्यादा था, उस बोनस की वजह से ही किसान भी खुशहाल हुआ। और आज हम किस तरह से राजस्थान को विकास के पथ पर ले जा रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। अभी जो 7 गारंटी हमने इसके कंटिन्यूएशन में दी, उन 7 गारंटियों को हम आज अपना पूरी तरह से वचन पत्र कहते हैं कि ये हमारी गारंटी है, ये हमारा वचन है। उसमें सबसे पहला जो गृह लक्ष्मी है कि हर जो गृहिणी महिला मुखिया होगी उसको सालाना वार्षिक तौर पर 10,000 रुपए मिलेंगे। आपदा में कोई दुर्घटना होती है, आपदा से संबंधित, उसका भी एक मुआवजा हमने 15 लाख रुपए रखा है। गोधन को और ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ में जिस तरह से गोबर को खरीद कर उसको खाद में कन्वर्ट किया गया, 2 रुपए किलो गोबर खरीदने का भी हमने गोधन को बढ़ाने के लिए हमने अगला कदम ये 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदने की जो हम आज गारंटी दे रहे हैं, इससे गरीब जनता को और किसान को फायदा होगा। और इसी कड़ी में आगे हम किस तरह से बच्चियों को आगे पढ़ाएंगे, किस तरह से हम लैपटॉप कॉलेज जाने वाली बच्चियों को देंगे, स्कूटी का प्रावधान करेंगे, और यहाँ तक कि जितने भी कॉलेज और स्कूल अभी हमने नए खोले हैं उनमें आगे नए क्लासरूम बनाए जाएंगे और वजीफे की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। इसी कड़ी में राजस्थान का बच्चा मेहनत बहुत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र का परिवेश होने के कारण कई बार उनको हिंदी माध्यम की वजह से उतना प्रोत्साहन नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की गारंटी हम हर बच्चे को अगले आने वाली 5 साल की जो हमारी सरकार है, जो हमारा विजन 2030 का है अशोक गहलोत जी का, उसमें हम हर हाल में अंग्रेजी शिक्षा को वहां पर एक एक बच्चे तक पहुंचाएं।
पूरे देश में देखा कि जब से मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, कहीं ना कहीं जितने हमारे रिटायर्ड लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनको बड़ी भारी दिक्कत हुई। और उसमें एक बहुत बड़ा कारण रहा कि इन लोगों ने जो हमारी पुरानी पेंशन की स्कीम थी उसको समाप्त किया। हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर चुके हैं और आगे भी उसको आगे बढ़ाएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम, हम नहीं जानते कि भारतीय जनता पार्टी क्यों उसकी खिलाफत करती है, क्यों उसके खिलाफ है, जबकि एक व्यक्ति अपनी सैलरी के बेस पर अपना इनकम टैक्स भी देता है और वो पूरी राज्य की सेवा करता है, देश की सेवा करता है, और उसका बुढ़ापा जो है पूरी तरह से इनसिक्योर हो जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करने पर आमादा है। ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ साथ क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, हम 500 रुपए का सिलेंडर जो अभी तक मिल रहा है, दे रहे हैं, सरकार उसके सब्सिडी का पैसा दे रही है, इसको हम 1 करोड़ से ज्यादा लोगों तक इस सब्सिडी को और 500 रुपए के सिलेंडर को पहुंचाएंगे, ये हमारी गारंटी है। कांग्रेस पार्टी सकारात्मक चुनाव प्रचार पर विश्वास रखती है। दूसरी तरफ हमारा जो विपक्ष है वो पूरी तरह से नकारात्मक प्रचार करके कहीं ना कहीं राजस्थान की इस पवित्र भूमि को प्रदूषित करना चाहता है, लोगों के मनों में फर्क डालना चाहता है। कहीं ना कहीं वो राजस्थान का जो विकास हो रहा है उसको अवरुद्ध करना चाहता है। राजस्थान की जो जनता है, जो शांति प्रिय है, उसके मन में कहीं ना कहीं खटास पैदा करना चाहता है। हमें पूरी उम्मीद है कि राजस्थान की जनता इस बार उनके मंसूबों को किसी भी रूप में, किसी भी हाल में फलीभूत नहीं होने देगी। और जब से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए हैं और बीजेपी को पता चला है कि वो पूरी तरह से वहां पर हार रहे हैं, वो आज अपने इन तमाम जो उनके डिवाइड एंड रूल के फॉर्मूले हैं उस पर वापस लौट कर चले गए हैं, जो अंग्रेजों से वो सीख कर आए। और केवल यहाँ के नहीं, केवल राजस्थान के जो इनके चुनिंदा लीडर्स हैं वो नहीं, बाहर से भी जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो भी राजस्थान की इस गंगा जमुनी तहजीब, जिस तरह से यहाँ पर हम रहे, उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं, 9.5 साल से आप लोग सत्ता में हैं, आप बताएं मोदी जी, आपने कौन कौन सी यहाँ पर योजनाएं ऐसी हैं जिनका फायदा यहाँ की सरकार को, यहाँ के लोगों को हुआ। हम पूछना चाहते हैं, ईस्टर्न कैनाल का जो प्रोजेक्ट था हमारा राजस्थान का, जिसके लिए राजस्थान की सरकार ने धन भी आवंटित किया, उसके लिए आपने क्या किया, उस प्रोजेक्ट को क्यों नहीं चालू किया? अब बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पहले सबसे पहले हिसाब दीजिए कि 9.5 वर्षों में केंद्र की सरकार ने राजस्थान के लिए क्या क्या किया। आज आप कह रहे हैं कि गेहूं का 2700 रुपए समर्थन मूल्य दे देंगे। पहले इस बात का जवाब दीजिए कि एमएसपी अभी तक लागू क्यों नहीं किया आपने, और बाकी के जहां पर आपके राज्य हैं वहां पर 2700 क्यों नहीं दे रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ में आप 3100 देंगे, मध्य प्रदेश में 3000 देंगे, और राजस्थान जहां पर पैदावार इन दोनों राज्यों की तुलना में कहीं ना कहीं प्रति हेक्टेयर जलवायु के कारण, मौसम के कारण पैदावार कम है, जल यहाँ पर कम है पानी सिंचाई के लिए, यहाँ 2700 देंगे। तो ऐसा क्या कारण है कि वहां ज्यादा देंगे और यहाँ कम देंगे? इसका केवल एक कारण है, एक कहावत है कि ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। ना इनकी सरकारें कहीं आएंगी और आप कोई भी किसी भी रूप में, किसी भी तरह से कोई भी घोषणा कीजिए और चले जाइए। आज इनको सब कुछ याद आ रहा है। इस तरह के वायदे इन्होंने 2014 से लेकर अभी तक बहुत सारे किए।
15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, रैपिड रेल चलेगी और पता नहीं क्या क्या वायदे इन लोगों ने किए। उसी में से किसानों से जुड़ा हुआ एक वायदा ये भी था कि 2022 तक किसानों की आय डबल हो जाएगी। हर व्यक्ति के छत होगी सर के ऊपर, छत के नीचे नल होगा, नल के नीचे जल होगा और जल में बाल्टी होगी और बाल्टी में डब्बा होगा। इस तरह के वायदे तमाम करते हुए चले आ रहे। और आज हालत ये है कि किसानों के एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं 2016 के बाद, उनकी आत्महत्या के आंकड़े पब्लिश करने आपने बंद कर दिए। आप कोई आंकड़ा बाहर नहीं आने देते हैं, आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं। मानगढ़ आए तो कहा कि मानगढ़ को हम राष्ट्रीय स्मारक बनाएंगे। आज बरसों हो गए उसके ऊपर कोई काम नहीं करते हैं आप। आपने कहा कि साहब हम अब दीदियों को जो है लखपति बनाएंगे। अरे भाई कैसे बनाएंगे, उसका कोई रोड मैप नहीं है। यही पिछले बजट में भी था, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का इनका लक्ष्य था। लेकिन बजट गए आज लगभग 9 से 10 महीने हो गए, अभी तक कोई उस पर कोई रूपरेखा नहीं है। लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलो और चले जाओ। तमाम चीजें इनकी ऐसी हैं, केवल और केवल घोषणाएं हैं। और अभी जो तमाम लीडर्स इनके आ रहे हैं, उनसे हम चाहेंगे कि मीडिया का जो हमारा प्रमुख एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो इनसे सवाल करें। आप हमसे कड़वे से कड़वा सवाल कीजिए, आलोचना कीजिए हमारी सरकार की, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार से भी पूछिए कि 9.5 वर्ष में आपने क्या किया। अभी गडकरी साहब वहां जोधपुर गए हुए थे, वहां कह रहे थे 33 मेडिकल कॉलेज हमने बना दिए। आप भी सभी प्रबुद्ध पत्रकारगण हैं, मेडिकल कॉलेज पिछले 5 वर्ष में या 9 वर्ष में 33 कौन सी केंद्र सरकार ने बनाए हैं, जरूर इनसे पूछिएगा। हमने तो तमाम कानून बनाकर हमारी सरकार में अगर कोई कमी भी रही उसको दूर करने का प्रयास किया, तमाम योजनाओं को रोकने का काम किया। इतने विद्वेष से काम किया कि नेशनल हाईवे दिल्ली से जयपुर जो है वो कितनी बुरी तरह से टूटा हुआ है, उसको मत बनाओ क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, लोगों को दिक्कत में डालो। विद्वेष की सरकार केंद्र में चली। मुझे लगता है कि पूरी तरह से आज ये लोग एक्सपोज हो गए हैं और इनके पास कोई भी सकारात्मक बात कहने के लिए नहीं। मध्य प्रदेश में गए, 18.5 साल सरकार चलाने के बाद भी प्रभुराम की शरण में जाना पड़ा, प्रभुराम के मंदिर के फोटो लगाकर प्रचार करना पड़ा। प्रभुराम सबके, हम भी प्रभुराम की शरण में, लेकिन वोट मांगने के लिए आप 18.5 साल की सरकार चलाने के बाद जाते हैं, ये दुखद है। कि जो अच्छी चीजें हमने 5 साल में की और जो हमारा ये 7 गारंटी का कार्यक्रम है, इसके बारे में आप जनता तक जागरूकता पहुंचवाएं। कि पहले ही इतना कर्जा ले चुके हैं, आपातकाल जैसी फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट हो गए हैं राज्य में, उसके बाद जो आने वाले जो गारंटियां आपकी हैं, तो इसका मतलब डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं है, खाली बस इस तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट किए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा। देखिए, बीजेपी से हम ये उम्मीद कर सकते हैं क्या वो हमारे ऊपर आरोप नहीं लगाएगी? क्या बीजेपी तो फाइनेंशियल क्राइसिस तो है ना। जिस बीजेपी की केंद्र की सरकार ने हिंदुस्तान के ऊपर 9 साल में 3.5 गुना कर्जा पहुंचा दिया हो और जीडीपी ग्रोथ रेट घटा दी हो, उनको कौन सा नैतिक अधिकार है कि वो हमसे सवाल पूछते हैं? अब मैं वापस आता हूं, जिस समय पर 2018 में वसुंधरा राजे जी की सरकार गई थी, ग्रोथ रेट जीडीपी की 3.25 से 3.5% के बीच में रही है 5 साल की एवरेज। आज 11.04%। अगर विकास होगा, पैसे का सदुपयोग होगा, पैसे का सदुपयोग होकर तभी जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी। वो करेंगे तो करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि देश का प्रधानमंत्री यहाँ झूठ बोलकर सफेद चला जाता है। आप मीडिया के खिलाफ मैं मीडिया के खिलाफ है क्या? मीडिया के खिलाफ, मैं मीडिया के एक वर्ग के खिलाफ हूँ। मैं अपनी बात ठोक के कहता हूँ।
और मैं रिपीट करता हूं, मैं मीडिया के एक वर्ग के खिलाफ हूं। हम शांति से सवालों का भी जवाब देंगे। मैंने कहा आपको कटु से कटु आलोचना करने का कांग्रेस को अधिकार है, आप खूब करें। भाजपा का ईडी का डायरेक्टर 5 साल तक सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इलीगल तरीके से बैठा रहा, 2G पर पूरा देश बदनाम कर दिया, 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया। देश का गृह मंत्री अभी भी बेशर्मी से अभी भी वोट मांग रहा है उसके लिए, और सब के सब बरी कर दिया आते ही 1 साल के अंदर। कहां गया वो लोकपाल बिल, कहां गया वो अन्ना हजारे, आरएसएस का पिट्ठू। निर्भया केस हुआ तो निर्भया फंड के आज तक पैसे उपयोग नहीं हो रहे। निर्भया फंड का सारा पैसा मोदी जी के एडवर्टीजमेंट पे जा रहा है। हम अपनी गारंटियों की बात करें तो गोबर में भी दिक्कत है, फ्री देंगे या पैसे से देंगे। आलोक जी, जो 7 गारंटियां हैं उसमें से जो गृह लक्ष्मी योजना है उसकी राशि जो है मध्य प्रदेश में 18,000 रुपये प्रति साल है, तेलंगाना में और कर्नाटक में उसकी राशि इससे कहीं ज़्यादा है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर राजस्थान की महिलाओं के साथ कांग्रेस ये भेदभाव क्यों करना चाहती है? देखिए, मुझे लगता है कि हर राज्य की अपनी इकोनॉमी अलग है। कर्नाटक एक पहले से ही डेवलप्ड स्टेट रहा है। कर्नाटक की इकोनॉमी का मध्य प्रदेश से तुलना नहीं कर सकते, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी की तुलना राजस्थान से नहीं कर सकते।